कल आप लोगों को यही बता दिए थे लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, अब देखो लिविंग थिंग्स जो हैं उसके कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स ना। सजीवों का लक्षण जानना। ठीक है, सजीव के कौन कौन से लक्षण हैं। तो सजीव का जो सबसे पहला लक्षण है वह है सेलुलर स्ट्रक्चर। इसका हिंदी होता है उसकी ये संरचना। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी जीव की जो रचनात्मक इकाई जो है वो क्या है? सेल्स है, कोशिका है। नहीं, ये जो कोशिका है यह स्ट्रक्चरल एज वेज एल फंक्शनल, यानी कि रचना भी कोशिका से और क्रिया भी जो होता है वह कोशिका के माध्यम से ही होता है। जैसे इस मकान की इकाई अगर ईंट है, ईंट को क्या कहोगे, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल? ईंट इज द यूनिट ऑफ दैट बिल्डिंग इज ओनली स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर ने तैयार किया। ईंट से आप रसोई घर बना लोगे लेकिन ईंट से रसोई नहीं ना बनेगा। ईंट से तो बेडरूम बना लोगे लेकिन ईंट को कहोगे कि सो जाओ। लेकिन कोशिका से आप डाइजेस्टिव सिस्टम बना लो और डाइजेस्टिव क्रिया भी बिना कोशिका का संभव नहीं। तो कोशिका जो है वह रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई, और ये सभी जीवों में पाए जाते। बिना कोशिका का कोई जीव होता ही नहीं, चाहे वह एक कोशिका का हो या बहुत कोशिका हो। ठीक है, तो उसमें लिख लो पहले जीव, हाँ उसी में लिखो ना सब। जीवधारियों की जीवधारियों की लिखिए, जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अर्थात सजीव प्राणियों में कोशिकीय संरचना पाई जाती है, जबकि कोशिकीय संरचना पाई जाती है जबकि निर्जीव वस्तु में
निर्जीव वस्तु में, हाँ, निर्जीव वस्तु में आणविक संरचना पाई जाती है। आणविक 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 संरचना, जिसका अंग्रेजी होता है मोलिकुलर तो किससे बनेगा निर्जीव प्राणी? अणु से, परमाणु से ना। लेकिन जीव किससे बनेगा? कोशिका से। नहीं, तो सजीव प्राणी की रचना कोशिकीय, और निर्जीव निर्जीव वस्तु की संरचना आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर लिखो। रिस्पायरेशन। सजीवों के लक्षण। अब बताओ हमको जरा सा कि जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव प्राणी हैं, सांस क्यों लेते हैं? क्या जवाब दीजिए? बाकी काम मरने के लिए है, सब तो जीने के लिए करता है, जीवन यापन के लिए। सांस लेने का उद्देश्य क्या है? सांस लेना और सांस छोड़ना तो ब्रीदिंग हो गया। रिस्पायरेशन अलग चीज है। रिस्पायरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ देना, तोड़ कर ऊर्जा प्राप्त करना। और सांस लेने का मतलब हुआ केवल हवा को फेफड़ा में भरना और फेफड़ा से हवा को बाहर निकालना, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। और रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन का मतलब होता है कि यह एक ऑक्सीडेशन क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और ऊर्जा देता है। तो आपसे अगर, चूंकि आप तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो पहले, तो आपको तो एकदम चाहिए सटीक आंसर, नहीं? ठीक है, तो लिखो सभी सजीव प्राणी ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन की क्रिया करते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन की क्रिया करते हैं, जिसमें जिसमें ऑक्सीजन ये जिसमें ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को ग्लूकोज को अपघटित कर अपघटित कर एटीपी के रूप में
एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब पता चला सांस लेने का उद्देश्य, श्वसन का उद्देश्य। क्यों श्वसन करते हैं? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। किस, क्या करने के लिए? और यह ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करेगा? किस रूप में? कब? ग्लूकोज को अपघटित करेगा तब। यहां देखो, ये है C6H12O6। इसमें (6O2) मिला दो, नहीं मिलाओगे तो रिस्पायरेशन होगा। जब रिस्पायरेशन होगा तो आपको 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस, ठीक है, 38 ATP ऊर्जा देगा। कितना ऊर्जा देगा? 38 ATP ऊर्जा निकलेगा। कितना? ग्लूकोज से। एक अणु ग्लूकोज से कितने अणु एटीपी निकलेंगे? 38 ना, ठीक है। इतना ऊर्जा मुक्त होगा। यहां से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका बन गया कि एक अणु ग्लूकोज से कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होंगे? 38 एटीपी नहीं। अब एक अणु ग्लूकोज को अपघटित करने के लिए कितने परमाणु ऑक्सीजन चाहिए? कितने परमाणु ऑक्सीजन चाहिए? 6 नहीं, 12। कितने अणु ऑक्सीजन चाहिए? 6। अणु पूछेगा तो 6, अब परमाणु पूछेगा तो 12। क्योंकि कोई भी चीज आप लिखते हैं ना, यहां हमने लिखा 6O2, ये छोटा जो लिखा हुआ है ये क्या है? नंबर ऑफ एटम। और ई जो लिखा हुआ है ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना। ई अणुओं की संख्या और ई परमाणुओं की संख्या। नहीं तो यहां परमाणु कितना हो गया? 6 दूना 12। नहीं, अणु पूछेगा तो 6, ठीक है। एक अणु ग्लूकोज को अगर आप पूर्ण रूप से विघटित कीजिएगा, जिससे 38 एटीपी ऊर्जा निकल जाए, तो कितना हमको चाहिए ऑक्सीजन? एक अणु ग्लूकोज को अपघटित करने के लिए कितना अणु ऑक्सीजन चाहिए? नहीं, परमाणु पूछेगा तो 12, तब जाके एटीपी निकलेगा। और ये काम तब होगा जब आप सुबह में कम से कम 5 किलोमीटर खूब तेजी से पैदल चलोगे ना, कंप्लीट का कंप्लीट निकल जाएगा। अगर ये कम निकला, इसका मतलब है कि आपने ऑक्सीजन कम लिया।
नॉर्मल सांस लेते हो और सुबह में जब टहलते हो तो उस समय आप क्या करते हो, ज्यादा सांस लेते हो, ऑक्सीजन आपने ज्यादा इनहेल किया, ज्यादा टूटा, तब जाकर वो कंप्लीट 38 टूटेगा। अगर ये 38 नहीं टूटा तो कुछ जो है यह कन्वर्ट कर जाएगा पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड में। ई लैक्टिक एसिड जब मांसपेशी में जमा होगा ना, मांसपेशियों में कौन जमा हुआ, तो आपको थकान होगा, मांसपेशी में दर्द होगा। और आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं कि कभी कभी आप लोग किसी पार्टी उटी में गए, रात भर जगे रह गए, सुबह में आप उठे और फिर सो गए, ज्यादा सोया, शाम के उठा तो देह हाथ में दर्द बुझाता है, मन सुस्त लगता है। क्यों सुस्त लगा, क्योंकि आपने जब सो जाते हैं तो रेट ऑफ रिस्पायरेशन आपका कम हो जाता है। काम करते रहोगे, चलोगे, खेलोगे, दौड़ोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो थोड़ा सा रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेते हो तो पूरा एनर्जी मिलता है, तो मस्त रहते हो। ज्यादा देर तक सोने से भी नुकसान है। नहीं, सुबह में टहलिएगा तो आपको ये 38 का 38 एटीपी ऊर्जा मिलेगी। तो जितना खाए उसका भरपूर आप ऊर्जा प्राप्त किए, और नहीं तो बाकी को लैक्टिक एसिड बनाइएगा, और नहीं तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन में बदल जाएगा। ये ग्लूकोज जो था किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजेन जब जाके मांसपेशी में जमा होगा तो क्या आएगा, मोटापा आएगा, चर्बी बनेगा। नहीं तो कभी पेट निकलेगा, तो कभी ई निकलेगा, कभी पीछे निकलेगा, कभी कुछ हो जाएगा, शरीर बेडौल हो जाएगा। नहीं, इसलिए कहा जाता है कि जो खाए हो पचाना माने नहीं रखना है, खर्च करना माने रखना। तो यही एटीपी ऊर्जा के लिए हम लोग सांस लेते हैं कि ताकि यह टूटे, और सांस तभी हम बढ़िया से ले पाएंगे जब हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें। नहीं तो फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, नहीं कीजिएगा तो एनर्जी आपको कंप्लीट नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी कंप्लीट नहीं मिलेगी तो आपको सुस्ती होगा ही। ठीक है, अब कहोगे कि सर एटीपी है क्या चीज। नहीं, तो एटीपी जो है वह करेंसी ऑफ एनर्जी है। एटीपी इज द बिग करेंसी ऑफ एनर्जी। क्या है यह, ऊर्जा का बहुत बड़ा मुद्रा है। भारत का सबसे बड़ा करेंसी क्या है, रुपया तो करेंसी है, लेकिन सबसे बड़ा करेंसी कौन है, 2000 का नोट। सबसे बड़ा करेंसी तो वही है ना जी, है? रुपया तो सब है, 1 रुपया भी रुपये है। हाँ हाँ, द बिग करेंसी ऑफ इंडिया 2000 का नोट, सब तो करेंसी है। तो भारत का सबसे बड़ा करेंसी कौन है, 2000 का नोट्स। तो जब आप कमाइएगा तो 2000 का एक वो गड्डी मिलेगा। नहीं, अब 2000 का गड्डी लेकर बाजार में जाइएगा, चाय पीने का मन होगा तो 2000 का नोट्स दीजिएगा तो काम चलेगा।
उसको क्या करना होगा? रुपया और पैसा में। उसी तरह से हमारा शरीर क्या बनाता है? जब खर्च करने की बारी आएगी तो इसको कन्वर्ट कर देगा जूल में या तो कैलोरी। शरीर बनाएगा किस रूप में? शरीर बनाता है ऊर्जा किस रूप में? खर्च करेगा किस रूप में? जूल या कैलोरी। जैसे कमाओगे तो दम 2000 का गड्डी मिले, जब खर्च करने जाओगे तो उसको फिर चेंज करना पड़ेगा। रुपया पैसा में नहीं बदलोगे तो फिर कैसे खर्च करोगे? उसी तरह से जब आप अपना एनर्जी को खर्च करना चाहते हैं तो आपका एनर्जी का कन्वर्सन हो जाएगा जूल और कैलोरी। नहीं तो जूल और कैलोरी से बड़ा कौन हुआ? हमारा शरीर जो ऊर्जा बनाएगा किस रूप में बनाएगा? तो श्वसन से जो बनी ऊर्जा का वो क्या कहेंगे? एटीपी। ना क्लियर है? अब पता चला कि श्वसन का उद्देश्य क्या है? अब देखो अगला रिस्पायरेशन हो गया। अब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। ठीक है। सभी जीवधारी, लिखो, सभी जीवधारी अपने शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए पोषण की क्रिया करते हैं। पोषक तत्वों, पोषक न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए, आपूर्ति के लिए पोषण की क्रिया करते हैं। पोषण, देखो, पोषण एक जटिल क्रिया है। पोषण एक जटिल क्रिया है जिसमें निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होती हैं। निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होती। पहला इंजेशन, अंत्र ग्रहण। दूसरा डाइजेशन, पाचन। तीसरा अब्जॉर्प्शन। और पोषण। चौथा एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और पांचवा एक्सक्रिएशन या इजेशन। निष्कासन।
तो पोषण में कितने क्रिया शामिल? 5 क्रिया। इसमें से कोई अगर एक क्रिया नहीं हुआ तो पोषण नहीं। अगर इसमें से कोई एक क्रिया नहीं हुआ तो समझो कि पोषण नहीं हुआ। इंजेशन का मतलब क्या हुआ? इंजेशन, भोजन को अंदर ले लेना। अब हर का अलग अलग तरीका है भोजन लेने का। हम लोग भोजन को चबाकर लेते हैं, चूविंग करते हैं। नहीं, हम लोग भोजन को अंदर जो लेते हैं उस क्रिया को क्या कहोगे? चूविंग। नहीं, चिड़िया भोजन जो लेती है उसको क्या कहते हो? चुगना। खाना को चुग ले, चुग कर वो अंदर लेती है, जिसको पिकिंग कहते हैं। पिक इन करना, पकड़ कर अंदर लेना, वो पिकिंग कहलाता है। नहीं, खरगोश, गलहरी, चूहा, ये भोजन को क्या करता है? कुतुर कुतुर को लेता है। नहीं, उसको कहते हैं हम लोग रोडेंट। क्या कहते हैं? रोडेंट। और गाय भैंस बकरी जुगाली करता है। नहीं, उसको क्या कहते हैं? रोमिनेंट। उसको क्या कहते हैं? रूमिनेंट ना। पक्षी का पिकिंग ना, पिक इन। पक्षी किया, हम लोग क्या किए? स्विमिंग। खरगोश गिलहरी सब क्या किया? रूमिनेंट, रोडेंट ना। ये क्या किया? रूमी नहीं, ठीक है, सबका तरीका अलग अलग है। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो हिंदी लिखा हुआ है पाचन। स्टोमक में लाना तो इंजेशन हो गया। पाचन का मतलब क्या? देखो, पाचन का मतलब होगा जटिल एवं ठोस भोज्य पदार्थों को एंजाइम्स की मदद से सरल, सरलतम एवं रक्त में घुलनशील बनाना। पाचन का मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलेस्ट
फॉर्म। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन करना। किसको ब्रेक डाउन करना? आ? किसमें? किस लिए? किस लिए सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं? हाँ, रक्त में घुल जाए। रक्त में नहीं घुलनशील अगर हुआ तो भोजन का कोई फायदा नहीं। रक्त में घुलना चाहिए। नहीं तो पाचन का मतलब क्या हुआ? जटिल एवं ठोस भोज्य पदार्थों को सरलतम रूप में बदल देना। क्यों बदलेगा? रक्त में घुलनशील के लिए। और किसकी मदद से बदलेगा? किसकी मदद से? बिना एंजाइम का पाचन होगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि पाचन क्या है, तो क्या कहोगे? पेट भर लेना। हाँ, एंजाइम की मदद से उसको सिंपल फॉर्म में, सिंपल या सिंपलेस्ट? जब सिंपलेस्ट होगा तब ना रक्त में घुलेगा। क्लियर है? हाँ? जैसे आप कार्बोहाइड्रेट ले लिए, आप प्रोटीन ले लिए, और आप फैट ले लिए। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन जो आप लेते हो, ये सिंपल फॉर्म में लेते हो कि जटिल फॉर्म में? आ? जटिल फॉर्म में लेते हैं। अब चबा चबा कर उसको और छोटा किया, अब बाकी जब छोटा हुआ वो पाचन हो गया। नहीं, ये जो कार्बोहाइड्रेट था, ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया किसमें? तो कन्वर्सन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कन्वर्सन ऑफ इनटू ग्लूकोज इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में बदलने की क्रिया को कार्बोहाइड्रेट का, समझ में आ रही? प्रोटीन का कन्वर्सन किस में? इसमें एमिनो एसिड। तो कन्वर्सन ऑफ प्रोटीन इनटू इज नोन एज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? फैट का कन्वर्सन फैटी एसिड में। नहीं, the conversion of fat into is known as digestion of fat। लेकिन ये सब जो होगा किसकी मदद से? आ? तो सब के लिए एक ही एंजाइम के लिए अलग अलग एंजाइम? सबका अलग अलग एंजाइम होगा। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जो सबसे पहला एंजाइम होगा वो जानते हो कौन है? हम लोगों के लिए। आ? उस एंजाइम का नाम है, क्या लिखे? पिटाइलिन। लेकिन पी मत पढ़िएगा। क्या पढ़ोगे इसको? टाइलिन। क्या पढ़ोगे इसको? टाइलिन। टाइलिन के बाद माल्टेज, सुक्रेज,
और यहां एक और लिख देना, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, फ्रुक्टेज, लैक्टेज। ओज जहां लग गया तो भोजन, ओज मतलब, एज मतलब इंजाइम, एज मतलब, तो लैक्टेज किसको पचाएगा? लैक्टोज को। लैक्टेज किसको पचाएगा? फ्रुक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज। ओज मतलब भोजन, एज मतलब इंजाइम, ये सब इंजाइम हो गया। समझ बात आ रही है? अब प्रोटीन पचाने के लिए पहला एंजाइम पेप्सिन, ट्रेप्सिन और इरेप्सिन, और एगो रेनिनो होता है। देख रहे हो सब में इन लगा हुआ है, मतलब प्रोटीन। प्रोटीन को पहला एंजाइम कौन है जो पचाएगा? पेप्सिन। तब कहो कि सर ये रेनिन क्या है? तो आज समझ लो सब, ये जो रेनिन है ना, वो दूध के प्रोटीन पचाएगा। इसका प्रोटीन, लेकिन कौन दूध? जो दूध बच्चा अपनी मां का दूध पीता, मां के दूध पीने वाले प्रोटीन को कौन पचाएगा? हाँ? रेनिन। ये रेनिन हम लोगों के पेट में निकलेगा कि मदर फीडिंग चाइल्ड में निकलेगा? है? वो बच्चा अगर बकरी का दूध पिए तो रेनिन पचाएगा कि पेप्सिन पचाएगा? कौन पचाएगा? पेप्सिन। अब बकरी का बच्चा अगर अपनी मां का दूध पिए तो रेनिन पचाएगा। इसका मतलब है कि रेनिन छोटे बच्चों में निकला। मनुष्य के बच्चे में ये कम निकलता है, सबसे ज्यादा ये निकलता है किसमें? जंतु के बच्चा। क्यों? इसका कारण क्या है? तो मानव के बच्चा के पास तो ऑप्शन है कि अगर मां अपना दूध नहीं पिलाएगी तो भैंस का, बकरी का, गाय का दूध बेचारा पी लेगा। नहीं, लेकिन बकरी के बच्चा के पास ऑप्शन है। हा? कभी सुने हो कि बकरी का बच्चा जो है सो शेरनी का दूध पी रहा था? हा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है? तो बकरी का बच्चा रेनिन बजाएगा। हम लोगों के बच्चों में जब तक मां का दूध पिएगा तब तक, अब बाकी दूध के लिए फैट पचाने के लिए पहला जो एंजाइम पाचक रस जो निकलेगा वो है बाइल। बाइल मतलब पीत। लेकिन बाइल पाचक रस तो है, लेकिन एंजाइम नहीं है। फैट पचाने के लिए बाइल निकलेगा। बाइल मतलब पीत। पीत पाचक रस तो है, डाइजेस्टिव जूस तो है, लेकिन वो एंजाइम फैट पचाने के लिए एक लौता एंजाइम है, उसका नाम है लाइपेज। फैट पचाने के लिए एंजाइम लाइपेज।
अब बताओ कि इतना से कै गो क्वेश्चन बन जाएगा? हैं? नहीं उतारी? उतारी इसको। अरे इससे बहुत क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट पचाएगा, टाइलिन। सबसे पहला प्रोटीन पचाने के लिए सबसे पहला एंजाइम। आ? और फैट पचाने के लिए पहला पाचक रस, बाइल। नहीं। और इकलौता एंजाइम जो जो पचाता है वो क्या हो गया? नहीं। आ? एक ऐसा पाचक रस बताओ जो एंजाइम नहीं है लेकिन पाचन क्रिया में भाग लेता है। अब तो खट से पकड़ लोगे। नहीं। एक ऐसा पाचक रस जो एंजाइम नहीं है लेकिन पाचन क्रिया में भाग लेता है, उसका नाम क्या है? बाइल, जूस या पीत। जल्दी उतारो तो आगे कुछ बता दो। मेरे क्लास में थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखना, सब समझना भी है, लिखना भी है। हम कभी नहीं कहते हैं कि यह लिखो, तुमको जितना अच्छा लगे सब लिख लो। नहीं समझ में आए, एक बार नहीं 2 बार पूछो, 3 बार पूछो। तो मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, आपको सिखा देना है। नहीं, जब आप सीख जाइएगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा आप आराम से बना लीजिए। नहीं तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। नहीं, लिखना भी है, समझना भी है, जो नहीं समझ में आता है उसको नहीं नहीं, वो कभी कभी वो भी निकलता है। ज्यादा जटिल चीज ले लेते हैं ना तो वो लेता है। जैसे मान लो कि चावल खा रहे हो तो टाइलिन से काम चल गया। रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट पाया गया उसको पचाने के लिए एमाइलेज निकल गया। मधे चाट लिया, हाँ मधु पचने चाहिए, हाँ सबके लिए अलग निकलता है। इसलिए इतना देख रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारा है लेकिन उस सब की जरूरत आपको नहीं है। इतने ही दायरे में आपका क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या जरूरत? बायोलॉजी का प्रोफेसर आपको थोड़े बनना है, आपको तो एक नौकरी ले लेना है। नहीं, और मेरा दावा है कि साइंस पढ़ा देंगे फिर दोबारा आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि एक बाद नौकरी करोगे कि साइंस पढ़ोगे? पढ़ के नौकरी लो, जरूरत है सब पढ़ने का। हाँ, ये समझ में आ गया? अब बताओ कि रक्त में कार्बोहाइड्रेट घुलेगा कि ग्लूकोज घुलेगा? प्रोटीन घुलेगा कि अमीनो एसिड घुलेगा? फैट घुलेगा कि फैटी एसिड? क्लियर है? तो डाइजेशन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला, डाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? लिखते हैं, कौन से लिखा जा रहा है कुछ? एब्जॉर्प्शन
ऑब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। ठीक है, पचे पदार्थ का रक्त में घुल जाना, घुल जाना अवशोषण है। नहीं, अवशोषण का मतलब क्या हुआ कि पचे पदार्थ, तो आपका पचा हुआ पदार्थ कौन था? और ये अगर रक्त में घुल गया तो समझो कि अवशोषण हो गया, नहीं घुला तो अवशोषण नहीं। अगला क्या था? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। पचे पदार्थ का लिखो, पचे पदार्थ का रक्त के द्वारा विभिन्न अंगों तक आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अंगों तक, विभिन्न अंगों तक आवश्यकता के अनुसार वितरित हो जाने की क्रिया को, डिस्ट्रीब्यूट, वितरित हो जाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। हो जाने की क्रिया को स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, तुम खाना खा लिया, पचा भी लिया और रक्त में घुला भी दिया, लेकिन शरीर का जो अंग है वहां पर जाना चाहिए ना, तो जाना चाहिए उसके आवश्यकता के अनुसार, कि जब मन में आया तब भेज दिए, उसके आवश्यकता के अनुसार। अगर आवश्यकता के अनुसार अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो समझो कि स्वांगीकरण हुआ। अगर आवश्यकता है पैर को, पहुंच गया पेट में, तो पैर से चलान होगा? नहीं होगा, क्योंकि वही ना ग्लूकोज जाके ऑक्सीडाइज होगा तो एनर्जी देगा। अब जमा कहाँ हो रहा है? पेट में। जब वो पेट में जमा होगा तो वो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन से क्या होगा? चौड़ीबी, मोटापा होगा। तो पता चला कि पेट बढ़ गया, अब चलाने नहीं हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया होना चाहिए। उस डिस्ट्रीब्यूशन क्रिया को क्या कहोगे? एसिमिलेशन। उस डिस्ट्रीब्यूशन क्रिया को, कोई कोई आदमी को देखोगे ना 18 को 19 को रोटी खाता है, नहीं, देह हाथ दुबला पतला रहता है, नहीं, तो लोग क्या कहता है उसको? अरे खाता खूब है, लगता ही नहीं। नहीं, अब बताओ कि बायोलॉजी के भाषा में आप उसको क्या कहोगे? उसका क्या खराब है? हाँ, उसका नहीं, डाइजेशन तो है, उसका एसिमिलेशन ही गड़बड़ है। डिस्ट्रीब्यूशन जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री रुपया भेज दे बिहार में कि सब गरीबी दूर हो जाए, सब नेता के पास में रह जाए तो गरीबी दूर होगा? का मतलब है कि एसिमिलेशन गड़बड़ है और गरीब हो जाए।
तो जरूरत है डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करने का ना। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन अगर ठीक ठाक रहा तो आपका विकास प्रॉपर होगा, हाथ पैर भी विकसित होगा, मस्तिष्क भी विकसित होगा, बुद्धि भी विकसित होगा, बल भी विकसित होगा। उपाय डॉक्टर साहब बताएंगे कि हम ही वाला बताएंगे? अरे हम मास्टर नहीं जी, डॉक्टर नहीं ना। यही अगर बात हम जान जाते हैं कि अगर कौन कौन उपाय है तो डॉक्टर हबीब आलम लिख कर कहीं बोर्ड बिठा के बैठा रहता। जहां हम आपके पास में आते हैं वहां आप मेरे पास जाते हैं, सर देखिए ना ये हो रहा है नहीं, इसलिए हमको टीचर रहने दो, डॉक्टर मत बनो। नहीं, हम आपको रोग बता देंगे, रोग का कारण बता देंगे, रोग का लक्षण बता देंगे, लेकिन रोग कैसे ठीक होगा ये ना बताएं। इसके लिए तो आपको फिर मेडिकल पढ़ना हो। हाँ, जब डिजीज बढ़ाने लगेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर सारा सिस्टम बता दिए। हम तो पहले ही बोल दिए कि बायोलॉजी मन से पढ़ लोगे तुम्हारा नॉलेज है वो झोला छाप डॉक्टर से ज्यादा हो। ठीक है, अब झोला छाप डॉक्टर से पूछे ना कैसे काहे, आप कहते हैं अरे खाता खूब है लगता काहे नहीं है सर, क्या गड़बड़ी है इसको बताएगा? तो सीधे एक लाइन में बोलेगा लग रहा है कि विटामिन के कमी। तो विटामिनों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। और लास्ट में क्या था जी? एक्सक्रिएशन, लिखो अपचय भोज्य पदार्थों का एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, हाँ, अपचय भोज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाने की क्रिया को, शरीर से बाहर निकल जाने की क्रिया को तो एक्सक्रिएशन कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्सक्रिएशन कहेंगे। ठीक है, तो जब तक आप खाए पिए सब किए सो गए, सुबह में उठकर अगर आप फ्रेश हो गए, मल त्याग भी अच्छा से, पेट खाली हो गया, तो समझो कि तब आपका कंप्लीट पोषण। अगर एक्सक्रिएशन नहीं हुआ तो पाचन हो गया लेकिन पोषण नहीं। तो पोषण के लिए पांचों तत्व का मिला रहना। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो बाकी अब अगले रोज बताएंगे क्या।